ऐसी मैं आपको गुजारिश करता हूँ सर। तो धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। फिर से एक बार नमस्कार। आप सब लोग यहीं पर है, कोई बाहर की चिंता वगैरह तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि कुछ हम जहाँ से आए हैं हम अभी आप यहाँ पे हो और मन तो कहीं बाहर नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना? सही में? यस, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं है, इसका मतलब कुछ लोग अभी भी बाहर गए शायद। क्योंकि क्या होता है, देखिए जनरली अभी देखिए हम यहाँ पर आए हैं तो हमारा पूरा तन मन धन से यहाँ होना चाहिए। अगर हमारा शरीर यहाँ पर है और हमारा माइंड कहीं और रहेगा तो फिर वो चीज हमको नहीं मिलेगी जिस चीज के लिए हम यहाँ आए हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ क्या? जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए, हम मंदिर में जाते हैं। एक बंदा मंदिर में गया, मंदिर में जाकर वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था, लेकिन मंदिर में जो भगवान के सामने जो हाथ जोड़ के खड़ा था तो चप्पल तो बाहर छोड़ के आया था, तो उसका पूरा ध्यान चप्पल के ऊपर था। मेरी चप्पल कोई बार बार उधर देगा, बार बार तो भगवान प्रसन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। तो भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब आप तन मन धन से वहां पर भगवान को नमन करेंगे, है ना? सारी चिंताएं छोड़ के। चप्पल तो क्या बाद में भी दूसरी भी चप्पल ले सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते कि भाई चप्पल की दुकान भी लग सकती है बाद में, अगर भगवान प्रसन्न हो जाए। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, सही है ना? तो दोस्तों फिर से एक बार नमस्कार करते हुए मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि अगला जो 15 से 20 मिनट, आधे से 1 घंटा जो है अपनी लाइफ का, जो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आए हो, अपना समय वेस्टेज मत करिए और पूरे गौर से इस मीटिंग में आखिरी तक अगर आप साथ में रहेंगे और यहीं पर रहेंगे तो हो सकता है कि आपको वो मिले जो आप चाहते हो। मुझे जो यहाँ पर आमंत्रित किया गया है इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करने के लिए, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। मेरी बात से आप सहमत है? देखिए, हमने बहुत सारे लोगों को सवाल पूछा कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग तैयार ही नहीं है साहब। लोग तैयार ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि आज लोगों की इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करके वो लोग अमीर बने हैं। बहुत सारे लोग जो अभी जिस चीज के लिए इनकम कम है ना, तो इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए ये बात कहनी है जो लोग ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा, जब समय आएगा तब देखेंगे, जब समय आएगा तब देखेंगे। जो इस टाइप की सोच होती है उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसने अपने भविष्य के बारे में सोचा है उसका भविष्य उज्जवल हुआ है, और जिसने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा उसका भविष्य उज्जवल नहीं हुआ है। आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो पहले एक बात अपने दिमाग में डाल दीजिए, जमीन ही नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जमीन में ही इन्वेस्टमेंट किया जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जिंदगी में बहुत जरूरी है। तभी हम अपनी जिंदगी में वो पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है साथियों। तो हमने बहुत सारे लोगों को सवाल पूछा कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन 3 जवाब कॉमन निकले। पहला बच्चों के भविष्य के लिए, दूसरा बुढ़ापे के सहारे के लिए, और तीसरा अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। सही बोल रहा हूं मैं? अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। मेरे एक प्रज्ञा और एक चीची, एक 10 साल की बच्ची है और एक 4 साल की बच्ची है। ऐसे ही अभी सर ने कहा, ऐसे आपके पास भी होंगे, है ना? तो बच्चों के भविष्य के लिए लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, आज जो 1 साल से 10 साल 15 साल तक के जो बच्चे हैं, ये बच्चे कल चल के बड़े होंगे, बराबर है? ये बच्चे कल चल के बड़े होंगे, 10 से 15 साल के बाद ये बच्चे बड़े होंगे कि नहीं होंगे साहब? होंगे।
चाहे हम रहे तो भी हमारे बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। अगर हम नहीं रहे तो भी बच्चों का एजुकेशन होना है, तो भी उनकी शादी होना है, तो भी उनको बड़ा आदमी बनना है। बराबर यही चाहते हैं ना हम, है ना? तो इसीलिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन फिर बात ये आती है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ने वाली है 10 से 12 साल के बाद पैसे। तो देखिए, आज अगर किसी एक व्यक्ति को अगर एमबीबीएस करना है, तो कम से कम 30 से 40 लाख रुपया आज लग रहा है। 20-25 लाख तो पक्का पकड़ लीजिए, बराबर है। ये जो आज 1 साल से तो 15 साल के बच्चे हैं, ये 10 से 12 साल के बाद में बड़े होंगे तो ये पक्का बोलेंगे मम्मी पापा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, यदि वो होशियार निकले तो। और यदि हमारे बच्चे एवरेज निकलते हैं, अगर हमारे बच्चे एवरेज निकलते हैं, होशियार बहुत होशियार नहीं निकलते हैं, तो उन्हें कोई बिजनेस लगा के देना पड़ेगा, कोई धंधा लगा के देना पड़ेगा, कोई बिजनेस लगा के देना पड़ेगा, कोई शॉप लगा के देना पड़ेगा। अगर आज किसी व्यक्ति को कोई शॉप लगानी है तो किसी अच्छी जगह पर मार्केट प्लेस में यदि कोई शॉप लगा के देनी है तो पहले आपको शॉप के लिए ब्लॉक लेना पड़ेगा, और ब्लॉक लेने के बाद उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह सब कुछ प्रोडक्ट्स रखना पड़ेगा। तो ये सब के लिए आज कम से कम 20-25 लाख रुपए लग रहे हैं। तो 10-12 साल के बाद में ये आंकड़ा बढ़ के 40-50 लाख रुपए नहीं हो जाएगा? उस वक्त हम ये अमाउंट कहां से लाएंगे? ये 40 लाख रुपए का आंकड़ा, 40 से 50 लाख रुपए का आंकड़ा हम कहां से लाएंगे? इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा रीजन मैं आपको बता सकता हूं, ओल्ड एज। देखिए, देयर इज 2 रिस्क इन आवर लाइफ, फर्स्ट इज टू लिव शॉर्ट एंड सेकंड इज टू लिव वेरी लॉन्ग। यानी जब कोई छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते बराबर किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो माता पिता को कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है, असहनीय तकलीफ होती है। लेकिन उससे भी बड़ी तकलीफ की बात यह है कि समय से ज्यादा जिंदा रहना। यानी कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, देखिए बचपन, जवानी और बुढ़ापा सभी को आना है। अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे भी बुढ़ापा आएगा, बराबर है ना साहब? तो 80 साल 90 साल के बाद वाली अपनी लाइफ को देखिए, सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए। 80 साल 90 साल यदि हम जिंदा रहेंगे, कोई व्यक्ति सोचेगा क्या मरने की बात कर रहे हैं? सबसे अगर दुनिया में कोई है तो वो है मौत। आनी है सभी को, लेकिन वो कैसे आए? आप राजा की जिंदगी जीना चाहते हैं, राजा की मौत मरना चाहते हैं, या फिर फकीर की मौत मारना चाहते हैं? ये आप ही के हाथ में है आज। तो बात ये है, मैंने 70-80 साल 90 साल की उम्र में लोगों को देखा, क्योंकि मेरा काम ही है कई सारे लोगों से मिलना, बहुत सारे लोगों से मिलना, घर घर जाना, उनसे बातचीत करना, मेरा काम ही है। तो बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, पानी का ग्लास सामने रखा हुआ है, ग्लास उठाने के लिए उनके पास ताकत नहीं है शरीर में। क्योंकि देखिए, अभी हम जवान हैं, हम काम कर सकते हैं, हमारे शरीर में ताकत है, तो दाल रोटी से काम चल जाता है। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो दाल रोटी के साथ दवाई का खर्चा बढ़ जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? सही है। और जब दवाई का खर्चा बढ़ जाएगा और हमारी इनकम कम हो जाएगी, उस समय में हमें किस चीज की जरूरत रहेगी? तो लोग क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमें संभाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे बच्चे उस समय जब हम 80-90 साल के हो जाएंगे तो हमारे बच्चे भी 30-35 साल के हो जाएंगे। तो क्या वो अपना परिवार नहीं संभालेंगे? क्या वो हमें ही संभालते रहेंगे, हमारा ही ध्यान रखेंगे 24 घंटे? ये तो नामुमकिन चीज है, और उनके साथ ये न्याय भी नहीं हुआ। तो उस समय में आप क्या करेंगे? उस समय में क्या काम में आएगा? यदि आपके अकाउंट में 40-50 लाख रुपया रखा हो और उसका ब्याज, बैंक से आपको ब्याज मिले, 30,000-40,000 रुपए का ब्याज मिले, और वो पैसा आप हर महीने एक अटेंडेंट रखे, 2 वर्कर्स रखे, वो आपके एक कॉल पर एक ऐसी बटन दबाएंगे तो वो आपके पास पानी का ग्लास लेके आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता? सब पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। आप लोग यहीं पे है, बातचीत
समझ में आ रही है ना अपने को साहब? तो बात ये आती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी अपने शरीर में ताकत है तो अभी इन्वेस्टमेंट करके रख लेते हैं, तो वो पूंजी बाद में काम में आएगी। वो नहीं कहते क्या, जब पूरी जो भाकर अपने पास रखी है उसमें से एक कोर बचा के रखेंगे तो एक कोर करके अपने पास जमा रहेगा तो आगे काम में आएगा। जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदने में फायदा है क्या? पहले से जब हम संतुष्ट है प्यास से तो उस वक्त कुआं खोद के रखिए, ताकि उस वक्त काम में आएगा जब हमें प्यास लगेगी, तब मरने की बारी नहीं आएगी। अगर आप ऐसा करके रखते हैं तो हम बादशाह की जिंदगी जी के बादशाह की ही मौत मर सकते हैं। गलत बोल रहा हूं? सही है ना सब? तीसरा रीजन आता है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथी हैं, आज 20-25 साल 30 साल के जो लोग हैं यहाँ पर, यंग एज है, तो ये भी लोग हैं यहाँ पर, है ना? तो मुझे बताइए साहब, अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी इनकम कितनी है तो कोई बताएगा? कोई बता सकते हैं आप? आपकी इनकम कितनी है? 30,000। बिल्कुल सही बोला साहब, लेकिन एक एंगल से बिल्कुल सही बोला, लेकिन अब दूसरा एंगल, वो नहीं कहते क्या, नजरें बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। देखिए दूसरा एंगल बताता मैं आपको, अपनी इनकम क्या होती है, हमारी असली इनकम क्या होती है? इनकम इज इक्वल टू पेमेंट माइनस एक्सपेंसेस। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जैसे कि यदि आपने अपनी इनकम बोला 30,000, तो वो आपकी पेमेंट है साहब, जो 30,000 रुपया है। और अब जो खर्चा हो रहा है आपका, जो खर्चा एक्सपेंस, अगर 30,000 रुपया है एक्सपेंस भी, तो आपकी इनकम कितनी हुई? 0। यदि आपका, देखिए आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जो सामान्य व्यक्ति जो है वो 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 इतना कमा रहे हैं, सामान्य कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन 25,000, 30,000 के ऊपर जो कमा रहे हैं वो टेक्निकल लोग हैं, है ना? लेकिन मैं आपका उस एंगल से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कॉमन एंगल बता रहा हूं। जैसे 20,000 भी इनकम है समझ लीजिए किसी व्यक्ति की, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करिए, आपको अपनी इनकम पता चल जाएगी। वो कहा गया है, किसी अर्थशास्त्री ने कहा था, मैंने ऐसे बहुत सारे अमीर लोगों को देखा जो आगे चल के गरीब साबित हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज में जिंदगी जी। मैं आपको भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको ये एंगल आपका चेंज करना चाहता हूं साहब। तो होता ये है, अगर समझ लीजिए ये खर्चे कौन से हैं? दवाई का खर्चा, किराने का खर्चा, इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा, जो नेसेसरी कपड़े का खर्चा, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा, न जाने कितने सारे खर्चे हैं, है ना? ये सारे खर्चे जो है, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो पता चलता है कि हमारी इनकम कितनी है। अगर आपकी पेमेंट 30,000 है और एक्सपेंसेस मान के चलिए 20,000 रुपए है, तो आपका इनकम हो गया 10,000। किसी महीने में ये 10,000 होता है, किसी महीने में 5,000 होता है, किसी महीने में 20,000 भी हो सकता है, किसी महीने में 20 रुपए भी हो सकता है, किसी महीने में 0 भी हो सकता है, और किसी महीने में माइनस में भी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर मान के चलिए अगले 10 से 12 साल 15 साल में, मान के चलते कि अगले 10 साल में ऐसी किसी जगह आपने इसी इनकम में से ऐसे किसी जगह आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और वहां से आपको 40 से 50 लाख रुपए मिलने की संभावना है। मान के चलिए कि 40 लाख रुपए आपको 10 साल के बाद वहां से गेन होते हैं, तो ऐसे समय में 40 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स करेंगे तो आपको पता चलता है कि एक साल का होता है कितना? 4 लाख रुपया, और एक साल का 4 लाख रुपया होता है बचत, बराबर साहब? तो एक साल का 4 लाख होता है, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, है ना? तो 40,000 से 30,000 रुपए होता है। आप 30,000 रुपए पर मंथ भी आपकी बचत अगर हो रही है उस हिसाब से, तो आज अगर किसी व्यक्ति ने किसी जगह कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आज से शुरुआत किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अगर उसको 10 साल के बाद 40 लाख रुपए मिलता है उस इन्वेस्टमेंट का, तो आज से उसकी इनकम कितनी हुई? ये 30,000
प्लस वो 30,000। यानी कि आज आप कोई एक इन्वेस्टमेंट कर आप ये बोल सकते कि मेरी इनकम 60,000 रुपया पर मंथ है। अब बात ये आती है कि ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया, ये 3 कारणों से बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए बात ऐसी है, ये जो यहाँ पर तालियां बजाने के लिए कहा जाता है, तो किसके लिए तालियां बजाना है? बहन के लिए। क्योंकि दोस्तों, मैंने किसी एक जगह पढ़ा था और किसी एक जगह सुना था, जब तक इंसान के दिमाग में कोई बात नहीं जाएगी तब तक वो किसी बात को नहीं समझेगा और तब तक वो उसका दिमाग काम को नहीं लगेगा। और दुनिया में सिर्फ 3 चीजें हैं जो खुलने के बाद ही काम आती है। एक तो पैराशूट, दूसरा छाता बारिश में, और तीसरा इंसान का दिमाग। और ये खुलने के बाद ही काम में आता है। और ये दिमाग खोलने के लिए हमें ये ताली बजाना जरूरी है और स्वयं के लिए बजाना जरूरी है। जब देखिए, जब ये ताली बजाता है, देखिए आपने भी देखा होगा अपने भारत में और किसी भी देश में ताली बजाने का तरीका एक जैसा क्यों है? देखिए लोगों की भाषाएं अलग है ना, रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, सब अलग है, लेकिन ताली बजाने का तरीका एक ही सा है। अपने यहाँ भारत में ताली ऐसे बजाते हैं, है ना? क्या जापान में ताली ऐसे बजाते हैं? ऐसे बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ताली बजाने का तरीका एक ही है, ऐसे जोर से ताली बजाते हैं। क्या रीजन है? जब ये दोनों हाथ जब एक दूसरे से मिलते हैं, ये हाथ की 4 उंगलियां जब इस तर्जनी से मिलती है ना, तो उस वक्त एक देखिए, आप करके देखिए, यहाँ पर एक झंकार होती है और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तब ये दिमाग खुल जाता है। तो अब जब भी आपको कोई बात अच्छी लगे यहाँ पर बोलने वाले किसी व्यक्ति की, और आपको ऐसा लगे कि उसको हमेशा के लिए अपने अंदर लॉक कर लेना चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं हर मीटिंग में जाता हूँ, मैं पहले ताली बजाता हूँ, क्योंकि मैं वहां गया हूँ इसलिए कुछ लेने के लिए, और इसलिए मैं हमेशा जब भी कोई अच्छी बात लगी तो ताली बजा देता हूँ, तो मेरे अंदर चले जाते हैं। तो साथियों, हमारा सब्जेक्ट था इन्वेस्टमेंट। अब देखिए बात यह है, मैंने आपको कारण बताया कि लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि लोग इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट के प्रमुख प्रकार आते हैं 4। पहला आता है बैंक। पहला आता है बैंक। यदि एक टारगेट पकड़ के चलते हैं कि यदि आपको 10 से 12 साल के बाद 10 साल के बाद 40 से 50 लाख रुपए का आंकड़ा चाहिए, हम 40 लाख लेके चलते हैं। अगर आपने उद्देश्य बनाया या तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए, या तो अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, या आपने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपने एक टारगेट अपने दिमाग में डाला है कि आपको अगले 10 साल के बाद 40 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में चाहिए, तो आज हम क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए साहब, पहला सबसे सेफ तरीका है बैंक। मानेंगे आप, मैं उन बैंकों की बात नहीं कर रहा हूं जिस बैंक में जब हम पैसा डालते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जिस बैंक में हम जमा करने जब जाते हैं तो वहां हमें कहा जाता है कि 5 साल में डबल हो जाएगा, लेकिन जब 5वें साल में जब वहां जाते हैं तो बैंक गठरी बांध के भाग चुके। उस बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनलाइज बैंकों की बात कर रहा हूँ, सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूँ। सरकारी बैंक में आज डबल होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 10.25 साल। 10.25 साल में सरकारी बैंकों में आज डबल होता है। तो अगर 10 साल के बाद आपको 40 लाख रुपया किसी बैंक से चाहिए, तो आज आपको बैंक में कितने रुपए डालना पड़ेगा? 20 लाख। फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या इस पर्पस के लिए आज हमारे पास 20 लाख अवेलेबल है? दूसरा ऑप्शन आता है गोल्ड। पुराने जमाने में गोल्ड खरीद के रखते थे लोग। यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, है
है ना। तो गोल्ड की स्थिति ऐसी है कि पिछले 10 साल पहले जो गोल्ड की कीमत थी और आज जो गोल्ड की कीमत है उसमें 40 से 50% का इजाफा हुआ है। लेकिन जब हम गोल्ड बेचने जाते हैं, सोना जब बेचने जाते हैं, तो ढलाई का पैसा कटता है 30%। कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। तो सोच के देखिए कि किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले अगर 20 लाख की कीमत का सोना खरीद के रखा था तो आज कितना हुआ। ऊपर से गोल्ड को रखने का डर है, सोना रखने का डर है, उसकी वजह से जान जाने का डर है। अगर किसी को पता चल जाए कि हमारे घर में 20 लाख की कीमत का सोना रखा है तो मजा ले, रातों को नींद आ जाए। चोरी होने का डर है, उसकी वजह से जान जाने का डर है। तीसरा ऑप्शन आता है शेयर मार्केट। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 20 लाख रुपए आपने शेयर मार्केट में डाला है आज, तो हो सकता है कि आपका 20 करोड़ भी हो सकता है 10 साल के बाद, और ये भी हो सकता है कि 20 रुपए भी ना बचे। तो उस कंपनी पे डिपेंड है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर उस कंपनी का बिजनेस दिवालिया घोषित हो जाता है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका पैसा भी जीरो हो जाएगा। तो क्या हम अपने भविष्य को या अपने बच्चे के भविष्य को किसी ऐसी कंपनी के ऊपर आधारित रख सकते हैं क्या कि ठीक है भाई बेटा, अगर वो कंपनी चल गई ना जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो तू डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बन जाना, और अगर नहीं चली ना तो फिर MIDC जिंदाबाद। ऐसा बोल सकते क्या? सोचने वाली बात है साहब। फिर यह चौथा ऑप्शन आता है जमीन, यानी कि लैंड। मुझे दोस्तों जमीन का ऐसा कोई टुकड़ा बताइए जिसको 10 साल पहले आपने 1 लाख रुपए में खरीदा होगा और आज भी 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ तो हाल ये है, यदि किसी व्यक्ति ने कोई जमीन का टुकड़ा आज खरीदा है, मैं 2-3 महीने के बाद भी उसको अगर बेचना है तो 10-20 हजार रुपए तो बढ़ा के मिलते ही मिलते। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बात सही लगी? बात सही लगी? तो साथियों, ये जो जमीन के दाम है क्यों बढ़ रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से जमीन के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि पृथ्वी पर जमीन उतनी की उतनी है और जनसंख्या बढ़ रही है। इंसान नाम के प्राणी की संख्या बढ़ रही है। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है पृथ्वी के ऊपर जिसको अगर पृथ्वी पे सर्वाइव करना है तो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब देखिए, ये हमारा 10th का सवाल था। इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। अनाज जमीन पे उगता है और कपड़ा कारखाने में बनता है, इसीलिए इसके दाम अंडर कंट्रोल है। लेकिन जमीन, इसका ना तो कहीं उत्पादन होता है और ना तो कहीं जमीन मैन्युफैक्चर होती है क्या साहब? जमीन ना तो किसी पेड़ पे उगती है ना किसी कारखाने में बनती है, लेकिन उसके उपभोक्ता की संख्या बढ़ती जा रही है। इंसान नाम के प्राणी की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरी बात से आप सहमत है? अब देखिए, इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय भी लाखों बच्चे जन्म ले चुके हैं। ले चुके कि नहीं ले चुके जमीन के ऊपर? वर्ल्ड की स्थिति अगर देखें तो इस समय जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, इस समय भी लाखों बच्चे जन्म ले चुके हैं। अगर उदाहरण चाहिए तो आप टागा मेमोरियल, मोरे मेमोरियल, लता मंगेशकर, नागपुर में जितने हॉस्पिटल होंगे, मेटर्निटी हॉस्पिटल, वहां जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि इस समय में इतने बच्चों ने जन्म ले चुके हैं। लाखों बच्चे जन्म। ये सब रहेंगे कहाँ? ये पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर, और जमीन उतनी की उतनी है। यहाँ पर मांग और आपूर्ति का वो नियम लागू होता है, उसमें लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के उस नियम में कि यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए और आपूर्ति उतनी की उतनी है तो उसके दाम बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, जमीन होना चाहिए क्लियर कट। लेकिन वो जमीन किसी ऐसी जगह है जहां गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, आ चुके हैं नहीं, आने वाले हैं, तो फिर वो जमीन कोहिनूर हीरे को भी फेल कर देती है। इसके उदाहरण हमने 3 जगह देखे। आज से 10-15 साल पहले अगर बैक में जाके देखेंगे तो नागपुर में मिहान आने वाला है, मिहान आने वाला है, मिहान आने वाला है। 10-10 हजार के प्लॉट थे। आज उसी जगह पर, अभी यहाँ पर किसी ने गवाही दी है ना, उसी जगह पर आज 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख में भी प्लॉट बिक रहे हैं, क्योंकि अभी मिहान आने की शुरुआत हुई है। मात्र 9 मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर हुई है, तो आज ये हाल है। सोच के देखिए, जब ये यहाँ पर पूरा का पूरा मिहान जब शुरुआत हो जाएगी तो क्या हाल रहेगा। दूसरा उदाहरण, दिल्ली की तरफ नई दिल्ली की घोषणा हुई थी और इंडस्ट्रियल जोन घोषित हुआ था। नोएडा को इंडस्ट्रियल जोन घोषित किया गया था मायावती गवर्नमेंट के ऊपर। वहां पर भी
8,000 10,000 में प्लॉट अवेलेबल थे। अगर हम दिल्ली घूमने चले जाते, वहां पर लाल किला देखने चले जाते और एक दिन रुककर किसी लॉज में रुककर वहां एक रजिस्ट्री लगा के आते, तो आज 70 लाख 80 लाख की प्रॉपर्टी आपके पास होती। होती कि नहीं होती बताइए। अगर तीसरा उदाहरण बताता हूं मैं आपको, पूना के तरफ लोग नहीं बोलते क्या बहुत दूर है, बहुत दूर है, मेरे बस की बात नहीं है, ऐसी नहीं है वैसी नहीं, सब कुछ अपनी जगह रह जाता है। आखिर में अंत में बात यही आती है, आपने अगर प्लॉट लिया होगा तो प्लॉट बेचेंगे, अगर प्लॉट नहीं लिया होगा तो देखिए दोस्तों, तीसरा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। पूना के तरफ आईटी पार्क आने वाला है, आईटी पार्क आने वाला है, आईटी पार्क आने वाला है। तो आज पूना में आईटी पार्क आ चुका है। किसी को अगर इंडस्ट्रीज का काम अगर किसी ने किया है, किसी ने अगर इंजीनियरिंग किया है, तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब कौन सा है? पूना में। पूना में जाके आप इंजीनियर हैं तो आपको पूना में बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता है। तो लोग वहां पर जा रहे हैं, भीड़ वहां पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी की कीमत वहां बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर आज से 10-12 साल पहले लोनावाला कंडाला घूमने चले जाते थे और वहां जाकर 10,000 5,000 8,000 10,000 में प्लॉट मिलता था, एक प्लॉट की रजिस्ट्री मार के आते थे, तो आज एक प्लॉट की प्रॉपर्टी आपके पास मौका नहीं गया साहब, मौका आज भी है। लेकिन अगर आप समझेंगे तो मौका आपके पास, अगर आप नहीं समझेंगे तो मौका निकल के। लक्ष्मी जी जो है ना, लक्ष्मी वो हद तक मैं आ गई ऐसा नहीं बोलेगी, तभी पाव आएगी, तभी पहुंच जाएगी। इसलिए उसको स्वीकार किया तो उसके पास गई। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपना सही डिसीजन अपनी जिंदगी का आज यहाँ से लेके जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।